तुमने कभी सोचा है कि तुम सोचते कैसे हो? मैं मतलब सीरियसली सोचा है? जब तुम सुबह उठते हो और डिसाइड करते हो कि कौन सी शर्ट पहननी है, वो डिसीजन तुमने लिया या तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे लिए ले लिया? जब तुम किसी से प्यार में पड़ जाते हो या किसी से नाराज हो जाते हो, क्या तुमने कॉन्शियसली चूज किया या तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहां ले गया? जब तुम कोई बड़ी डिसीजन लेते हो, नौकरी बदलना, शादी करना, इन्वेस्टमेंट करना, तुम सोचते हो कि तुम रैशनल हो, लॉजिकल हो, इन्फॉर्म्ड हो, लेकिन हो तुम? ये ऑडियो बुक उस एक सच्चाई के बारे में है जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सबसे क्लोज दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो तुम्हें धोखा भी देता है। वो तुम्हें स्मार्ट फील कराता है, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ बना देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। डैनियल कानमन, एक साइकोलॉजिस्ट, एक रिसर्चर, एक नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के पीछे लगाई: इंसान गलत क्यों सोचता है? और जवाब उन्होंने जो पाया, वो सिंपल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है। ये जवाब है एक जर्नी का, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर की जर्नी का। और आज इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें उस जर्नी पर ले जाऊंगा। स्लोली, डीपली, ऑनेस्टली। तुम्हें यह समझना होगा कि यहां पे कोई विलन नहीं है, कोई हीरो नहीं है। सिर्फ दो सिस्टम्स हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं। एक फास्ट है, एक स्लो है, एक इंपल्सिव है, एक डिलिबरेट है। एक तुम्हें बचाता है, एक तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। और दोनों दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों डेंजरस भी हैं। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम अपने आप को क्यों धोखा देते हो, तुम गलत डिसीजंस क्यों लेते हो जबकि सब कुछ क्लियर होता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हो जबकि तुम्हें होना नहीं चाहिए, तुम दूसरों को जज क्यों करते हो जल्दी में, तुम पास्ट को गलत याद क्यों रखते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। लेकिन याद रखना, ये लेक्चर नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक मिरर है। और जब तुम मिरर में देखते हो तो कभी कभी चीजें डिस्टर्बिंग लगती हैं। चलो शुरू करते हैं। ये किताब क्यों लिखी गई? डैनियल कानमन, जब वो यंग थे, जब वो इज़राइल में थे, जब वो अपने रिसर्च के इनिशियल ईयर्स में थे, उन्होंने एक चीज नोटिस की: स्मार्ट लोग, एजुकेटेड लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, वो भी बहुत बड़ी गलतियां करते थे। और गलतियां सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से नहीं थीं, गलतियां सिस्टमैटिक थीं, प्रिडिक्टेबल थीं। कानमन ने सोचा, अगर लोग सच में रैशनल होते, अगर डिसीजंस लॉजिक से होते, तो ये पैटर्न्स क्यों बन रहे हैं? उन्होंने अपने कोलैबोरेटर एमोस ट्वर्स्की के साथ मिलकर डेकेड्स बिताए ये समझने में कि ह्यूमन माइंड एक कैलकुलेटर नहीं है, ये एक स्टोरी टेलर है, ये एक पैटर्न मेकर है। ये शॉर्टकट्स लेता है, अजम्पशंस बनाता है और कभी-कभी बिल्कुल गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है। और ये सब अनकॉन्शियसली होता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, तुम्हें लगता है तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन बहुत बार तुम्हारे दिमाग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है और तुम्हें बस एक इल्यूजन दिया जाता है कि तुम चार्ज में हो। कानमन की रिसर्च ने साइकोलॉजी को हिला दिया, इकोनॉमिक्स को बदल दिया, क्योंकि सडनली ये क्लियर हो गया कि ह्यूमंस रैशनल एक्टर्स नहीं हैं, हम लॉजिकल मशीन्स नहीं हैं, हम बायस्ड, इमोशनल, पैटर्न सीकिंग क्रीचर्स हैं। और अगर तुम ये नहीं समझोगे तो लाइफ तुम्हें बार बार वही गलतियां कराने पर मजबूर करेगी। ये ऑडियो बुक उस समझ को तुम्हारे अंदर उतारने की कोशिश है, स्लोली, पेशेंटली, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। ये ईगो को चैलेंज करता है, ये कंफर्टेबल बिलीव्स को हिला देता है,
लेकिन अगर तुम रेडी हो, अगर तुम जेन्युइनली अपने आप को बेटर समझना चाहते हो, अगर तुम अपने डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ को थोड़ा ज्यादा क्लियरली देखना चाहते हो, तो ये जर्नी तुम्हारे लिए है। ये ऑडियो बुक 2 हिस्सों में बनती है कंसेप्चुअली। पहला हिस्सा तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से। ये 2 फोर्सेस हैं तुम्हारे दिमाग में। सिस्टम 1 फास्ट है, ऑटोमेटिक है, एफर्टलेस है। सिस्टम 2 स्लो है, डिलिबरेट है, एफर्टफुल है। दूसरा हिस्सा तुम्हें ले जाता है उन सब जालों में जो सिस्टम 1 बनाता है। कॉग्निटिव बायसेस, ह्यूरिस्टिक्स, एरर्स ऑफ इंट्यूशन, ओवर कॉन्फिडेंस, फ्रेमिंग इफेक्ट्स, लॉस अवर्जन और बहुत कुछ। हर कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा, मेटाफर्स यूज करूंगा, क्योंकि ये मटेरियल डेंस है और डेंस को डाइजेस्टेबल बनाना वो नरेटर का काम है। तो चलो अब हम एक्चुअली जर्नी शुरू करते हैं, पहले चैप्टर से, पहले सीन से। चैप्टर 1, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दिमाग में 2 लोग रहते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पागलपन जैसा? थोड़ा, लेकिन मेटाफोरिकली सोच के देखो। तुम्हारे अंदर एक पार्ट है जो तुरंत रिएक्ट करता है जब तुम किसी को देखते हो और इंस्टेंटली जज कर लेते हो, जब तुम गाड़ी चलाते वक्त ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देते हो, जब तुम किसी चीज को देख के डर जाते हो बिना सोचे। ये तुम्हारा सिस्टम 1 है, फास्ट, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव। और फिर एक और पार्ट है तुम्हारे अंदर जो स्लो है, डिलिबरेट है, एफर्टफुल है। जब तुम कोई टफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब तुम किसी बड़ी डिसीजन के प्रोज और कॉन्स लिस्ट में लिखते हो, जब तुम कॉन्शियसली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, ये तुम्हारा सिस्टम 2 है, स्लो, लॉजिकल, केयरफुल। डैनियल कानमन ने इन दोनों को कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किया। उन्होंने कहा, अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हो तो इन दोनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारे सारे इमोशंस इन दोनों के बीच के इंटरप्ले से बनते हैं। चलो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सिस्टम 1, द फास्ट थिंकर। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है, वो बहुत एनर्जेटिक है, वो तुरंत जवाब देता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो कभी रुका नहीं। अगर तुम उससे कुछ पूछो, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे आंसर सही हो या गलत। ये तुम्हारा सिस्टम 1 है। सिस्टम 1 कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तुम सो रहे हो तब भी, तुम वॉक कर रहे हो तब भी, तुम मूवी देख रहे हो तब भी। ये ऑटो पायलट मोड है तुम्हारे दिमाग का। सिस्टम 1 के पास कुछ सुपर पावर्स हैं। 1, ये बहुत फास्ट है। अगर तुम्हारे सामने कोई डेंजर आए, एक सांप, एक स्पीडिंग कार, सिस्टम 1 तुम्हें तुरंत रिएक्ट करवा देता है। लॉजिक सोचने का टाइम नहीं होता, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। 2, ये एफर्टलेस है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम किसी का चेहरा देख के ऑटोमेटिकली पहचान लेते हो। तुम अपनी मां की आवाज सुन के ऑटोमेटिकली जानते हो कि वो हैप्पी है या अपसेट। ये सब सिस्टम 1 करता है, बिना तुम्हें बताए। 3, ये पैटर्न रिकग्निशन का मास्टर है। अगर तुमने एक बार कोई पैटर्न देखा, जैसे अगर बारिश हो रही है तो ट्रैफिक होगा, तो सिस्टम 1 उस पैटर्न को याद रख लेता है और अगली बार ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बना देता है। लेकिन सिस्टम 1 के पास एक बड़ी कमजोरी भी है, वो गलत भी हो सकता है और वो कॉन्फिडेंट रहेगा गलत होने के बाद भी, क्योंकि उसका काम स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अ बैट एंड अ बॉल कॉस्ट $1.10 इन टोटल। द बैट कॉस्ट्स $1 मोर देन द बॉल। हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट? तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आंसर आया? 10 सेंट्स? गलत। सही आंसर है 5 सेंट्स। अगर बॉल 10 सेंट्स की है और बैट $1 ज्यादा है, तो बैट $1.10 की होगी। टोटल इज इक्वल से $1.20।
लेकिन अगर बॉल 5 सेंट्स की है और बैट $1.05 की है तो टोटल इज इक्वल से $1.10। ये गलत जवाब सिस्टम 1 ने दिया क्योंकि उसने पैटर्न देखा। $1.10 टोटल, $1 डिफरेंस, तो ऑब्वियसली 10 सेंट्स। लेकिन वो सही कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना पड़ता है। और यही प्रॉब्लम है, सिस्टम 1 इतना फास्ट और कॉन्फिडेंट है कि सिस्टम 2 को लगता है उसकी जरूरत नहीं। तो बहुत बार सिस्टम 2 सोती रहती है और गलत आंसर सही लग जाता है। सिस्टम 2, द स्लो थिंकर। अब दूसरा कैरेक्टर, सिस्टम 2। ये वो दोस्त है जो स्लो है, केयरफुल है, हर चीज को एनालिसिस करता है, जल्दी में डिसीजन नहीं लेता। सिस्टम 2 तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हें कोई टफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना हो, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना हो, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करके कोई काम करना हो। सिस्टम 2 पावरफुल है, लेकिन ये लेजी भी है, क्योंकि थिंकिंग हार्ड वर्क है, मेंटली एग्जॉस्टिंग है। तो जब तक जरूरत ना हो, सिस्टम 2 एक्टिवेट नहीं होता। वो सिस्टम 1 को काम करने देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम गाड़ी चला रहे हो एक familiar रोड पर। तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। ये सिस्टम 1 है। लेकिन अचानक तुम्हारे जीपीएस ने तुम्हें एक नए रूट पर भेज दिया। नैरो रोड्स, कंफ्यूजिंग टर्न्स। अब तुम अलर्ट हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, हर टर्न केयरफुली ले रहे हो। ये सिस्टम 2 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिस्टम 2 थक जाता है। अगर तुमने 3 घंटे फोकस्ड वर्क किया, ईमेल्स, मीटिंग्स, डिसीजंस, तो तुम्हारा सिस्टम 2 एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर वो कंट्रोल सिस्टम 1 को दे देता है। और उस वक्त तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो, जंक फूड खा लेते हो, नेटफ्लिक्स बिंज कर लेते हो, गुस्से में कुछ बोल देते हो, क्योंकि तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन सो गया। ये फेनोमेनन को ईगो डिप्लीशन कहते हैं। जितना ज्यादा तुम अपने सिस्टम 2 का यूज करते हो, उतना वो वीक हो जाता है और फिर सिस्टम 1 ले लेता है कंट्रोल। तो अब तुम्हारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक फास्ट, कॉन्फिडेंट, इंट्यूटिव, दूसरा स्लो, केयरफुल, लॉजिकल। और ये दोनों कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रहे हैं। कभी कभी ये कोऑपरेशन होता है। तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, सिस्टम 1 तुम्हें अलर्ट करता है कि गाड़ी आ रही है, सिस्टम 2 तुम्हें रोकता है। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। तुम डाइट पर हो, सिस्टम 1 तुम्हें केक दिखाता है और कहता है खा लो, सिस्टम 2 कहता है मत खाओ, अनहेल्दी है, और तुम बीच में फंस जाते हो। Kahneman Catehan, सिस्टम 1 डिफॉल्ट मोड है, वो हर वक्त चल रहा है। सिस्टम 2 सिर्फ तब आता है जब उससे बुलाया जाए, और बहुत बार उससे बुलाया नहीं जाता, क्योंकि थिंकिंग एफर्ट मांगता है और हम एफर्ट से बचना चाहते हैं। यही रीजन है कि हम शॉर्टकट्स लेते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं, पैटर्न्स देख के कंक्लूड कर लेते हैं और कभी कभी गलत हो जाते हैं, बहुत गलत। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, तुम्हारा दिमाग एफिशिएंट है, परफेक्ट नहीं। सिस्टम 1 तुम्हें बचाता है, लेकिन वो तुम्हें धोखा भी दे सकता है। सिस्टम 2 तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, लेकिन वो हर वक्त एक्टिव नहीं रहता। तो सवाल ये है, अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा दिमाग बायस्ड है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने डिसीजंस को इंप्रूव कर सकते हो? क्या तुम अपनी थिंकिंग को बेटर बना सकते हो? हाँ, कर सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें अपनी बायसेस को समझना होगा, डीपली, ऑनेस्टली। और वो जर्नी अब शुरू होती है। चैप्टर 2, अटेंशन एंड एफर्ट। सोचो एक बार तुम किसी पार्टी में हो, बहुत लोग हैं, बहुत आवाजें हैं, म्यूजिक बज रही है, लाफ्टर हो रही है, शोर है, लेकिन अचानक तुम्हें अपना नाम सुनाई देता है। किसी ने तुम्हारा नाम लिया, काफी दूर से, लेकिन तुमने सुन लिया। कैसे? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 1 कॉन्स्टेंटली अलर्ट है, वो बैकग्राउंड में सब मॉनिटर कर रहा है।
और जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा नाम, एक खतरा, एक अपॉर्चुनिटी, वो तुम्हें सिग्नल देता है और तुम्हारा सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाता है। ये फिनोमिनन को कॉकटेल पार्टी इफेक्ट कहते हैं। तुम्हारा अटेंशन सिलेक्टिव है, तुम सब कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें ऑटोमैटिकली नोटिस हो जाता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, अगर तुम कॉन्शियसली किसी चीज पर फोकस कर रहे हो तो तुम बाकी सब मिस कर दोगे। सीरियसली, मैं तुम्हें एक फेमस एक्सपेरिमेंट बताता हूं, द इनविजिबल गोरिल्ला। साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर चाबरी और डैनियल साइमंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में 2 टीम्स हैं, एक वाइट शर्ट्स पहन के, एक ब्लैक शर्ट्स पहन के। दोनों टीम्स बास्केटबॉल पास कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट से कहा गया, व्हाइट टीम कितनी बार बॉल पास करती है, काउंट करो। सिंपल टास्क, इजी टास्क। लोग वीडियो देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहन के आता है। वो स्क्रीन के बीच में खड़ा होता है, अपनी चेस्ट ठोकता है और चला जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद जब पार्टिसिपेंट से पूछा गया, तुमने गोरिल्ला देखा? हाफ ऑफ देम सेड, कौन सा गोरिल्ला? उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि उनका अटेंशन बॉल काउंटिंग पर था, और जब अटेंशन फोकस्ड होता है तो बाकी सब इनविजिबल हो जाता है। इससे कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। तुम देखते हो लेकिन नोटिस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस अटेंशन लिमिटेड है। तुम्हारा सिस्टम 2 एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, और जो बाकी है वो फेड हो जाता है। रियल लाइफ में ये बहुत होता है। तुम फोन पर बात कर रहे हो और रोड क्रॉस कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम मल्टीटास्क कर रहे हो, लेकिन सच में तुम 2 काम पुअरली कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन बता गया है। और अगर कोई इमरजेंसी आए तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम स्लो होगा। kahneman कहते हैं, अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स। जैसे तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, वैसे ही तुम्हारे पास लिमिटेड अटेंशन है। और अगर तुम उससे गलत जगह लगा दोगे तो तुम इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। मेंटल एफर्ट एंड ईगो डिप्लीशन। अब एक और कॉन्सेप्ट। सिस्टम 2 को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेंटल एनर्जी, और वो लिमिटेड है। एक स्टडी हुई थी। पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए से कहा गया, एक नंबर याद रखो, सिंपल, जैसे 4। ग्रुप बी से कहा गया, एक लंबी नंबर सीक्वेंस याद रखो, जैसे 2 1 4 5 9। फिर दोनों ग्रुप्स को एक चॉइस दिया गया, तुम स्नैक चाहोगे, हेल्थी फ्रूट सैलेड या टेस्टी चॉकलेट केक। रिजल्ट, ग्रुप ए जिन्होंने सिंपल नंबर याद रखी थी, उन्होंने मोस्टली फ्रूट सैलेड चूज किया। ग्रुप बी जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखी थी, उन्होंने मोस्टली चॉकलेट केक चूज किए। क्यों? क्योंकि ग्रुप बी का सिस्टम 2 ऑलरेडी बिजी था। नंबर याद रखने में एफर्ट लग रहा था, तो जब स्नैक का चॉइस आया तो सिस्टम 2 के पास एनर्जी नहीं थी रेजिस्ट करने की। सिस्टम 1 ने कंट्रोल ले लिया, और सिस्टम 1 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तो केक। इससे कहते हैं ईगो डिप्लीशन या डिसीजन फटीग। जितना ज्यादा तुम अपने विल पावर का यूज करते हो, उतना वो वीक होता जाता है। यही रीजन है कि सुबह तुम प्रोडक्टिव होते हो, फोकस्ड होते हो, डिसीजंस अच्छे लेते हो, लेकिन शाम तक तुम थक जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो, क्योंकि तुम्हारा मेंटल एनर्जी डिप्लीट हो गया। जजेस का एक फेमस स्टडी हुआ था। जब जजेस सुबह पैरोल हियरिंग्स करते थे तो 70% केसेस में फेवरेबल डिसीजंस देते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता था फेवरेबल डिसीजंस कम होते गए। लंच के पहले सिर्फ 10% केसेस में पैरोल मिलता था, लेकिन लंच के बाद फिर से 70%। मतलब जजेस बायस थे? नहीं, लेकिन उनका सिस्टम 2 ठग गया था, डिसीजन फटीग हो गया था, तो डिफॉल्ट डिसीजन लिया, रिजेक्ट, क्योंकि वो ईजियर था। अप्रूव करने के लिए एविडेंस चेक करना पड़ता, रिस्क लेना पड़ता। रिजेक्ट करना सिंपल था। यहां पे 1 सेकंड रुक के सोचो, तुम्हारी लाइफ में ये कितनी बार होता है? तुम ऑफिस से घर आते हो, थके हुए, मेंटली ड्रेन्ड, और फिर कोई छोटी सी बात पर तुम रिएक्ट कर देते हो।
गुस्सा कर देते हो या कोई गलत डिसीजन ले लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 2 सो गया और सिस्टम 1 ने कंट्रोल ले लिया। kahneman का मैसेज क्लियर है। अगर तुम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हो तो वो डिसीजंस तब लो जब तुम्हारा माइंड फ्रेश हो, सुबह, रेस्ट के बाद, फोकस स्टेट में। थकन में लिए गए डिसीजंस ऑफन गलत होते हैं। रिफ्लेक्शन मोमेंट। इस चैप्टर से हम क्या सीख रहे हैं? 2 बातें। 1, तुम्हारा अटेंशन लिमिटेड है। तुम सब कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ नहीं नोटिस कर सकते, तो जो इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस करो। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। 2, तुम्हारा विल पावर लिमिटेड है। जितना ज्यादा तुम यूज करोगे उतना वो वीक होगा, तो अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करो। इंपॉर्टेंट डिसीजंस को प्रायोरिटी दो, बाकी चीजें ऑटोमेट कर दो या डेफर कर दो। एक सवाल तुम्हारे लिए, आज तुमने कितनी डिसीजंस ली हैं और उनमें से कितनी तुमने कॉन्शियसली, डिलिबरेटली ली हैं और कितनी बस ऑटोमेटिकली हो गई हैं? सोचो। चैप्टर 3, द लेजी कंट्रोलर। सिस्टम 2 को हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, रैशनल ब्रेन, थॉटफुल ब्रेन। लेकिन सच ये है, सिस्टम 2 बहुत लेजी है। हां, सीरियसली, वो काम करता है लेकिन सिर्फ तब जब एब्सोल्यूटली जरूरी हो। बाकी टाइम वो सिस्टम 1 को करने देता है, क्योंकि थिंकिंग हार्ड वर्क है और सिस्टम 2 एफर्ट से बचना चाहता है। kahneman कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तुम्हारा दिमाग एनर्जी बचना चाहता है तो वो शॉर्टकट्स लेता है, अजम्पशंस बनाता है, इंट्यूशन पर रिलाय करता है और बहुत बार गलत हो जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, मैं तुमसे एक प्रॉब्लम पूछता हूं। इफ इट टेक्स 5 machines 5 minutes to make 5 widgets, how long would it take 100 machines to make 100 widgets? तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आंसर आया? 100 मिनट्स? गलत। सही आंसर है 5 मिनट्स, क्योंकि हर मशीन 5 मिनट्स में एक विजेट बनाती है, तो 100 मशीन्स भी 5 मिनट्स में 100 विजेट्स बना देंगी। लेकिन सिस्टम 1 ने जल्दी में आंसर दे दिया 100, क्योंकि उसने पैटर्न देखा। 5 मशीन्स, 5 विजेट्स, 5 मिनट्स, तो 100 मशीन्स, 100 विजेट्स, 100 मिनट्स। लेकिन वो लॉजिक चेक नहीं किया और सिस्टम 2 सो रहा था, क्योंकि उसने सोचा सिंपल क्वेश्चन है, सिस्टम 1 हैंडल कर लेगा। यही प्रॉब्लम है, सिस्टम 2 लेजी है। जब तक रेड फ्लैग ना दिखे वो एक्टिवेट नहीं होता, और बहुत बार रेड फ्लैग दिखता नहीं, क्योंकि सिस्टम 1 इतना कॉन्फिडेंट है कि सिस्टम 2 को लगता है कि सब ठीक है। द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। तुम्हें लगता है तुम बहुत कुछ समझते हो, लेकिन सच में तुम उतना नहीं समझते। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। पार्टिसिपेंट से पूछा गया, तुम कितना समझते हो कि टॉयलेट कैसे काम करता है? लोग कहते हैं, हां, बेसिक आइडिया है, फ्लश करो, पानी जाता है, ड्रेनेज सिस्टम। फिर उनसे कहा गया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। और लोग स्ट्रगल करने लगते हैं। फ्लश से पानी आता है समहाउ, और पाइप से ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। आई थिंक जब लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली समझते नहीं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। तुम्हें लगता है तुम समझते हो, लेकिन जब तुमसे डिटेल में पूछा जाए तो पता चलता है कि तुम्हारा नॉलेज सरफेस लेवल है। और ये सिर्फ टॉयलेट के लिए नहीं है, ये पॉलिटिक्स के लिए भी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, रिलेशनशिप्स के लिए भी है। तुम सोचते हो तुम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझते हो, लेकिन जब तुमसे एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम 1 तुम्हें एक फील देता है कि तुम समझते हो। तुमने कीवर्ड सुना, हेडलाइन पढ़ा, सरफेस लेवल आइडिया मिला। सिस्टम 1 कहता है,
हाँ, गॉट इट। और सिस्टम 2 वेरीफाई नहीं करता क्योंकि वो लेजी है। तुमने कभी नोटिस किया है, सोशल मीडिया पर लोग बहुत कॉन्फिडेंट ओपिनियंस देते हैं, पॉलिटिक्स पर, साइंस पर, सोसाइटी पर, लेकिन अगर तुम उनसे डिटेल में पूछो कि एग्जैक्टली कैसे, तो उनके पास आंसर नहीं होता, क्योंकि उनका सिस्टम 1 हेडलाइन पढ़ के कंक्लूजन बना चुका है और सिस्टम 2 ने डेप्थ में जाके वेरीफाई नहीं किया। कानमन का लेसन, कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल कॉम्पिटेंस। तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इल्यूजन हो सकता है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कॉग्निटिव ईज, एक और कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव ईज। जब कोई चीज ईजी लगती है, फेमिलियर लगती है, स्मूथ लगती है, तो तुम्हारा सिस्टम 1 उससे एक्सेप्ट कर लेता है। तुम्हें लगता है ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, डू स्टेटमेंट्स हैं। 1. वोज यूनाइट फोज, वोज यूनाइट एनिमीज। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन लोग पहला स्टेटमेंट ज्यादा डीप और ट्रू मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो राइम कर रहा है, फ्लो है, कॉग्निटिव ईज है। एक और एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का नाम प्रोनाउंस करना इजी है, जैसे एप्पल या नाइकी, तो लोग उसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। लेकिन अगर नाम कॉम्प्लेक्स है, जैसे ज़ाइलोफोन इंडस्ट्रीज, तो लोग थोड़ा हेजिटेंट होते हैं। क्यों? कॉग्निटिव ईज। इसका मतलब फेमिलियरिटी, ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी, बिलीवेबिलिटी। और ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो चीज इजी लगती है वो नेसेसरली ट्रू नहीं होती। पॉलिटिशियंस ये ट्रिक यूज करते हैं, सिंपल स्लोगन्स, रिपेटिटिव मैसेजेस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यस वी कैन। ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिंपल है, रिपीटेबल है, कॉग्निटिव ईज है। लोग इन्हें याद रखते हैं, इन्हें बिलीव करते हैं, चाहे इनका सब्सटेंस हो या ना हो। कानमन का वार्निंग, जस्ट बिकॉज समथिंग फील्स राइट डजंट मीन इट इज राइट। कॉग्निटिव ईज एक सिग्नल है, लेकिन वो प्रूफ नहीं है। अगर तुम्हें कोई आइडिया इंस्टेंटली करेक्ट लग रहा है, तो रुको, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो, वेरीफाई करो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 1 तुम्हें शॉर्टकट दिखा रहा है और वो गलत भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन मोमेंट। इस चैप्टर का कोर मैसेज, सिस्टम 2 लेजी है और ये लेजीनेस तुम्हें कॉस्टली मिस्टेक्स करवा सकती है। तुम्हें लगता है तुम लॉजिकल हो, तुम्हें लगता है तुम केयरफुल हो, लेकिन ट्रूथ ये है, तुम्हारा डिफॉल्ट मोड शॉर्टकट्स है। कॉग्निटिव ईज, इल्यूजन्स, सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। तो सवाल, क्या तुम अपने अजम्पशंस को चैलेंज करते हो? क्या तुम अपने बिलीव्स को वेरीफाई करते हो? या तुम बस कंफर्टेबल फील करते हो अपने ओपिनियंस के साथ? सोचो। चैप्टर 4, द एसोसिएटिव मशीन। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, लेकिन वो कैलकुलेटर जैसी मशीन नहीं है, वो एसोसिएशन मशीन है। मतलब तुम्हारे दिमाग में आइडियाज, मेमोरीज, इमोशंस सब कनेक्टेड है, जैसे एक स्पाइडर वेब। एक चीज ट्रिगर होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं बनाना, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? शायद येलो, शायद फ्रूट, शायद मंकी। तुमने कॉन्शियसली नहीं सोचा, ये ऑटोमेटिक हुआ। ये तुम्हारा एसोसिएटिव मशीन है। सिस्टम 1 कॉन्स्टेंटली ये कर रहा है, कनेक्शंस बना रहा है, पैटर्न्स ढूंढ रहा है। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें फास्ट रिस्पॉन्सेस देता है। तुम्हें हर चीज को स्क्रैच से सोचना नहीं पड़ता। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, पैटर्न्स ऑटोमेटिकली काम आ जाती हैं। लेकिन यही एसोसिएशन कभी कभी तुम्हें मिसलीड भी करता है। प्राइमिंग, द इनविजिबल इन्फ्लुएंस। एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन, प्राइमिंग। तुम्हारे एनवायरनमेंट में जो क्यूज हैं, वो तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट, पार्टिसिपेंट्स को वर्ड्स दिखाए गए। कुछ पार्टिसिपेंट्स को ओल से रिलेटेड वर्ड्स दिखाए गए, फ्लोरिडा, रिटायरमेंट, रिंकल, ग्रे। कुछ को न्यूट्रल वर्ड्स दिखाए गए। एक्सपेरिमेंट के बाद जब पार्टिसिपेंट्स बाहर गए, दो जो ओल्ड वर्ड्स देख चुके थे
वो स्लोली वॉक कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था, लेकिन अनकॉन्शियसली उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया था, क्योंकि उनके दिमाग में ओल्ड एज एक्टिवेट हो गया था। एक और एग्जाम्पल, एक स्टडी में कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रिवियल परस्यूट क्वेश्चंस दिए गए। कुछ स्टूडेंट्स को पहले प्रोफेसर के बारे में सोचने को बोला गया, कुछ को हूलिगन्स के बारे में। रिजल्ट, जो प्रोफेसर के बारे में सोचे थे उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, जो हूलिगन्स के बारे में सोचे थे उन्होंने वर्स परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर इंटेलिजेंस, नॉलेज, हूलिगन केयरलेसनेस, स्टुपिडिटी, ये एसोसिएशंस अनकॉन्शियसली उनके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर गए। इसका मतलब तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट मैटर्स। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, वो तुम्हारे थॉट्स और बिहेवियर को सटली शेप करता है। सोचो अपने बारे में। जब तुम सैड सॉन्ग सुनते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? सैड, ऑब्वियसली। जब तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तो कुछ देर के लिए एनर्जी आती है। ये सब प्राइमिंग है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें प्राइम कर रहा है सर्टेन फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर्स के लिए। कानमन का लेसन, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स यू डोंट इवन नोटिस। और ये इन्फ्लुएंस पावरफुल है, तो कॉन्शियस बनो, अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करो, क्योंकि वो तुम्हें शेप कर रहा है, चाहे तुम रियलाइज करो या ना करो। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब एक और कॉन्सेप्ट, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये एक मेंटल शॉर्टकट है। तुम्हारे दिमाग में जो इजीली अवेलेबल है वो तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछता हूं, क्या ज्यादा डेंजरस है शार्क अटैक्स या फॉलिंग एयरप्लेन पार्ट्स? तुम्हें क्या लगता है? शायद शार्क अटैक्स? गलत। स्टैटिस्टिकली तुम्हारे ऊपर एयरप्लेन पार्ट गिरने से तुम्हारे मारने का चांस 30 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर्ड टू शार्क अटैक। लेकिन तुम्हें शार्क्स ज्यादा डेंजरस लगते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया में शार्क अटैक्स ज्यादा दिखते हैं। जॉज मूवी देखी है? न्यूज हेडलाइंस में शार्क अटैक ड्रामेटिक लगता है, तो तुम्हारे दिमाग में शार्क अटैक का एग्जाम्पल इजीली अवेलेबल है, और जो इजीली अवेलेबल है वो ज्यादा प्रोबेबल लगता है। एक और एग्जाम्पल, क्या ज्यादा कॉमन है डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म या डेथ्स फ्रॉम ड्राउनिंग? मोस्ट पीपल कहते हैं टेररिज्म, बट रियलिटी, ड्राउनिंग डेथ्स वे मोर कॉमन है। लेकिन टेररिज्म ज्यादा मीडिया कवरेज पाता है, तो वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल अवेलेबिलिटी। जो चीज ज्यादा न्यूज में आती है वो नेसेसरीली ज्यादा कॉमन नहीं होती। लेकिन तुम्हारा सिस्टम 1 ये अज्यूम कर लेता है। तुम्हारे लाइफ में ये कहां अप्लाई होता है? सोचो, तुम न्यूज देखते हो, हर दिन क्राइम स्टोरीज, एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स, और तुम्हें लगता है दुनिया डेंजरस हो गई है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहती हैं दुनिया पहले से ज्यादा सेफ है, क्राइम रेट्स डाउन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप है। लेकिन तुम्हारा परसेप्शन उल्टा है। क्यों? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली दिखाया जा रहा है वो तुम्हारा रियलिटी बन जाता है। कानमन का एडवाइस, डोंट रिलाई ऑन व्हाट कम्स टू माइंड इजीली। जस्ट बिकॉज समथिंग इज मेमोरेबल डजंट मीन इट्स इंपॉर्टेंट और कॉमन। चेक द डेटा, लुक एट स्टैटिस्टिक्स, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो। चैप्टर 5, कॉग्निटिव ईज एंड इंट्यूशन। तुम एक स्पेंडिंग गिते हैं, तुम्हारा जगह के जो भी करली करता है, चाहता और के देखने हैं वो मिल जाता है। इसके इस बार मुझे आता है, क्योंकि एक्सपेक्ट के लिए सुनना एक्सपेक्ट कर गया था। कॉग्निटिव ईज नहीं मिल जाता है। कानमन का एडवाइस तुम्हें सेवा को अच्छी बतना चाहता है, तुम्हारा लेकर रहे वो सभी लगता है। जस्ट बिकॉज सामने को अक्सजूत रही हैं जो तुम्हें घर में है और चक करने पड़ेगा। जब ने एक्सपेक्टिकली बना है तुम्हें घर में है वो सभी लगता है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई चीज इजी फील होती है तुम्हें वो सही लगती है, जब कोई चीज डिफिकल्ट फील होती है तुम्हें डाउट होता है। ये फीलिंग को कॉग्निटिव ईज कहते हैं, और ये तुम्हारे जजमेंट्स को मैसिवली इन्फ्लुएंस करता है। द पावर ऑफ रेपिटेशन। एक सिंपल ट्रिक, अगर तुम किसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली सुन लो तो वो तुम्हें ज्यादा बिलीवेबल लगने लगता है।
चाहे वो सच हो या झूठ। ये फिनोमिनन को इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बार बार कहूं कैरेट्स इंप्रूव नाइट विजन, पहली बार तुम सोचोगे सच में, दूसरी बार मे बी, तीसरी बार हां सुना है कहीं, चौथी बार हां ये तो फैक्ट है। लेकिन ये कंप्लीटली मिथ है। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से लोग बिलीव करने लगते हैं। यही रीजन है कि एडवर्टाइजिंग रिपीट होती है। जस्ट डू इट, बार बार। आई एम लविंग इट, बार बार। रेपिटेशन से फेमिलियरिटी बढ़ती है और फेमिलियरिटी से ट्रस्ट बढ़ता है। पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, एक ही स्लोगन, एक ही मैसेज, बार बार। क्योंकि जितना ज्यादा लोग सुनेंगे उतना ज्यादा वो बिलीव करेंगे, चाहे फैक्ट सपोर्ट करें या न करें। कानमन का वार्निंग, रेपिटेशन इज नॉट इक्वल ट्रूथ। जस्ट बिकॉज you've heard something many times doesn't make it true. Be skeptical. Verify. सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो। मूड एंड इंट्यूशन। तुम्हारा मूड भी तुम्हारे जजमेंट को अफेक्ट करता है। सीरियसली, जब तुम हैप्पी होते हो तो तुम्हारा सिस्टम 1 रिलैक्स्ड होता है। तुम ट्रस्टिंग होते हो, ऑप्टिमिस्टिक होते हो, तुम्हें लोग अच्छे लगते हैं, सिचुएशंस सेफ लगती हैं। जब तुम एंग्शियस होते हो तो तुम्हारा सिस्टम 1 अलर्ट होता है। तुम सस्पिशियस होते हो, पेसिमिस्टिक होते हो, तुम्हें हर जगह थ्रेट दिखता है। एक फेमस स्टडी, सनी डे पर लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रेनी डे पर लोग कॉशियस होते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर उनके मूड को अफेक्ट करता है और मूड उनके डिसीजंस को अफेक्ट करता है। ये इरेशनल है। वेदर और स्टॉक मार्केट में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन इमोशनली कनेक्शन है। और सिस्टम 1 इमोशंस पर बहुत रिलाई करता है। तुमने कभी नोटिस किया, जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें इरिटेट करती हैं। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तो सेम चीजें इग्नोर कर देते हो। ये सब मूड है, और मूड तुम्हारे परसेप्शन को कलर करता है। Kahneman का लेसन, your judgments are not as objective as you think. Your mood, your environment, your recent experiences, सब तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लो, अपने इंटरनल स्टेट को भी कंसिडर करो। क्या तुम टायर्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, हंग्री हो? अगर हां, तो वो डिसीजन डिफर करो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 2 ऑप्टिमल स्टेट में नहीं है। Chapter 6. Norms, Surprises and Causes. नहीं भी यह डलस फैक्टर एक नौकर और सिस्टम जाबन्स की बीच तकल्ला करता है। Chapter 6. Norms, Surprises and Causes तकल्ला करता है। Chapter 6. Norms, Surprises and Causes तकल्ला करता है। Chapter 6. Norms, Surprises and Causes तकल्ला करता है। Chapter 6. Norms, Surprises and Causes तकल्ला करता है। अगर हां, तुम्हारा सिस्टम 1 इस ओपनली फली कर सकता है, क्योंकि ऐसी फाइवर तुम्हारे मूड को अफेक्ट करता है। जब तुम सिटी चीजें और मूड तुम्हारे मूड को अफेक्ट करता है। हां, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली प्रेडिक्शंस बना रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन तुम्हारा सिस्टम 1 हर वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे क्या होगा। जब प्रेडिक्शन सही होती है तो सब स्मूथ लगता है, लेकिन जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो तुम्हारा सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सरप्राइज मीन्स समथिंग नीड्स एक्सप्लेनेशन। द नॉर्म थ्योरी। तुम्हारे दिमाग में हर सिचुएशन के लिए एक नॉर्म होता है, एक एक्सपेक्टेशन, एक स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऑफिस जा रहे हो, नॉर्मल ट्रैफिक है, नॉर्मल रूट है, तुम्हारा सिस्टम 1 ऑटो पायलट मोड में है, लेकिन अचानक तुम्हें एक एलिफेंट दिखता है रोड पर। सरप्राइज, ये नॉर्म नहीं है। तो तुम्हारा सिस्टम 2 तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो रहा है? एलिफेंट कहां से आया? ये नॉर्मल नहीं है।
यही सरप्राइज तुम्हें अलर्ट करता है कि कुछ अनयूजुअल है, और अनयूजुअल चीज़ों को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक्सप्लेनेशंस चाहता है, पैटर्न्स चाहता है, रैंडमनेस तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, 2 सिनारियोज हैं। सिनारियो A, Mr. Smith was killed in a car accident while driving home from work. Scenario B, Mr. Smith was killed in a car accident while driving home from work. He had left the office 5 minutes early that day. अब पूछा गया, कौन सी डेथ ज्यादा ट्रैजिक है? Most people कहते हैं सिनारियो B। क्यों? क्योंकि अगर वो 5 मिनट्स अर्ली नहीं निकलता तो शायद वो बच जाता। ये काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग है, इफ ओनली। लेकिन लॉजिकली दोनों सिनारियोज सेम है। डेथ एक एक्सीडेंट थी, बैड लक थी, 5 मिनट्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन इमोशनली हमें लगता है कि सिनारियो बी में कुछ प्रिवेंटेबल था, और ये रिग्रेट और ट्रेजेडी को एम्पलीफाई करता है। तुम्हारे लाइफ में ये कितनी बार होता है? If only I had left 10 minutes earlier, I wouldn't have missed the flight. If only I had said yes to that job offer, my life would be different. तुम्हारा दिमाग ऑल्टरनेटिव रियलिटीज क्रिएट करता है, और उस ऑल्टरनेटिव से कंपेयर करके तुम्हें रिग्रेट फील होता है। खानमन कहते हैं, regret is amplified by how close you were to a different outcome. अगर तुम लॉटरी में एक नंबर से हार गए तो रिग्रेट ज्यादा होगा। अगर तुम बहुत दूर थे तो रिग्रेट कम होगा, क्योंकि क्लोजनेस तुम्हें फील कराता है कि वो आउटकम अचीवेबल था। कॉजल थिंकिंग तुम्हारा लास्ट कोर्स में अक्षलपी गही तरता है। तुम्हारा लाइफ के कितना अबिस में प्रयास से एक सप्लीमेंट करती है, क्योंकि हमें बचादा है कि तुम्हें बचादा है कि समझ ठीक है। तुम्हें चाहते हैं और तुम्हें बचाता है कि कोई बचादा है। कॉजल थिंकिंग तुम्हारा अंडर द से फुरा गुट देवा करता है। तुम्हारा दिमाग स्टोरीज बनाता है। वो रैंडमनेस नहीं देखना चाहता, वो कॉजेस चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पता चले कि कल स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो तुम तुरंत सोचोगे क्यों, और न्यूज वाले तुम्हें एक्सप्लेनेशन देंगे। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की वजह से, ग्लोबल टेंशन्स की वजह से, इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से। लेकिन सच ये है, स्टॉक मार्केट एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं, और बहुत कुछ रैंडम भी होता है। लेकिन ह्यूमन माइंड रैंडमनेस एक्सेप्ट नहीं करती। वो कॉज इफेक्ट स्टोरीज चाहती है। यही रीजन है कि जब कुछ बुरा होता है तो लोग ब्लेम करते हैं। एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर की गलती। बिजनेस फेल हुआ, सीईओ की गलती। क्योंकि ब्लेम करने से एक्सप्लेनेशन मिलती है, और एक्सप्लेनेशन से क्लोजर मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हाइंडसाइट बायस। जब कुछ हो जाता है तो तुम्हें लगता है वो प्रिडिक्टेबल था, आई न्यू दिस वुड हैपन। लेकिन सच में तुम नहीं जानते थे। तुम्हारा दिमाग पास्ट को रीराइट कर देता है। वो एक कोहेरेंट स्टोरी बनाता है, और तुम्हें लगता है कि वो आउटकम ऑब्वियस था। Kahneman का लेसन, The world is more random than you think. Outcomes are not always explainable. Success is not always deserved. Failure is not always preventable. Sometimes it's just luck. Chapter 7. A machine for jumping to conclusions. तुम्हारा System 1 एक मशीन है, लेकिन ये thinking machine नहीं है, ये jumping machine है। वो एविडेंस देख के तुरंत कंक्लूजन निकाल लेता है। वो सब फैक्ट्स चेक नहीं करता, वो ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर नहीं करता, वो बस जंप करता है, और तुम्हें वो कंक्लूजन बिल्कुल ऑब्वियस लगता है। ये यूजफुल है क्योंकि लाइफ में तुम्हें फास्ट डिसीजंस लेनी पड़ती है। डेंजर है, जंप टू सेफ्टी। अपॉर्चुनिटी है, जंप टू एक्शन। लेकिन ये जंपिंग कभी कभी तुम्हें क्लिफ से भी गिरा देती है। WYSIATI, What you see is all there is. एक important acronym, WYSIATI, What you see is all there is. इसका मतलब तुम्हारा System 1 सिर्फ available information यूज करता है।
जो तुम्हें दिख रहा है वो सब कुछ है। मिसिंग इंफॉर्मेशन? सिस्टम 1 को फर्क नहीं पड़ता। वो बस अवेलेबल एविडेंस से स्टोरी बना लेता है और वो स्टोरी तुम्हें कंप्लीट लगती है। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूं। जॉन इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब मैं पूछता हूं, तुम्हें जॉन कैसा लगता है? तुम कहोगे, अच्छा बंदा लगता है, सक्सेसफुल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ 2 एडजेक्टिव्स दिए, बाकी सब तुम्हारे दिमाग ने अस्यूम कर लिया। शायद जॉन एरोगेंट भी है, शायद मैनिपुलेटिव भी है, तुम नहीं जानते। लेकिन तुम्हारे सिस्टम 1 ने एक कंप्लीट पिक्चर बना दी इनकम्प्लीट डेटा से। रियल लाइफ में ये डेंजरस है। तुम किसी को फर्स्ट इंप्रेशन से जज कर लेते हो, किसी कंपनी को हेडलाइन से जज कर लेते हो, किसी डिसीजन को लिमिटेड इंफॉर्मेशन से जज कर लेते हो, और तुम्हें लगता है तुम्हारा जजमेंट सॉलिड है, लेकिन वो जजमेंट इनकम्प्लीट डेटा पर बेस्ड है। सोचो, तुमने किसी को मीट किया, तुम उसके साथ 10 मिनट्स बात किए और तुमने डिसाइड कर लिया ये इंसान अच्छा है या ये इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन 10 मिनट्स में तुमने क्या देखा? बहुत लिमिटेड सैंपल। लेकिन तुम्हारा सिस्टम 1 उससे इनफ मान लेता है और एक स्टोरी बना लेता है। खानमन कहते हैं, सिस्टम 1 is radically insensitive to the quality and quantity of information. मतलब, चाहे तुम्हारे पास 10% इंफॉर्मेशन हो या 100%, सिस्टम 1 दोनों सिचुएशंस में इक्वली कॉन्फिडेंट रहेगा और वो इक्वली स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स निकालेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस की रूट है। तुम अपनी इनकम्प्लीट पिक्चर के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि तुम्हें लगता नहीं कि कुछ मिस हो सकता है। कॉन्फर्मेशन बायस। एक और बड़ी प्रॉब्लम, कॉन्फर्मेशन बायस। तुम्हारा सिस्टम 1 एक बार कंक्लूजन बना ले तो वो सिर्फ वही एविडेंस देखता है जो उस कंक्लूजन को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है, तो तुम क्या करोगे? तुम न्यूज़ में सिर्फ वही स्टोरीज देखोगे जो उस पार्टी के अगेंस्ट हैं, और जो स्टोरीज उनके फेवर में हैं उन्हें इग्नोर कर दोगे या जस्टिफाई कर दोगे। तुम्हारा दिमाग अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि बिलीफ चेंज करना अनकंफर्टेबल है, बिलीफ चैलेंज होना थ्रेटनिंग है। तो सिस्टम 1 एक शील्ड बना लेता है, जो मेरे बिलीफ के अगेंस्ट है वो गलत है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट, पार्टिसिपेंट्स को एक रूल दिया गया। I have a rule for sequences of 3 numbers. Your job is to guess the rule. एग्जाम्पल दिया गया 2, 4, 6। पार्टिसिपेंट्स को अपने सीक्वेंसेस टेस्ट करने थे। मोस्ट पीपल क्या करते हैं? वो कहते हैं रूल शायद है इवन नंबर्स इंक्रीसिंग बाय 2, तो वो टेस्ट करते हैं 8, 10, 12। यस। 14, 16, 18। यस। और वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें रूल मिल गया। लेकिन एक्चुअल रूल था एनी 3 इंक्रीसिंग नंबर्स। 2, 4, 6 वर्क्स, लेकिन 1, 2, 3 भी वर्क्स। 5, 17, 89 भी वर्क्स। लेकिन लोग सिर्फ कंफर्मिंग एग्जाम्पल्स टेस्ट करते हैं, वो डिसकंफर्मिंग एग्जाम्पल्स टेस्ट नहीं करते। अगर उन्होंने 3, 5, 9 ट्राई किया होता तो भी यस मिलता। अगर 1, 15, 99 ट्राई किया होता तो भी यस, और उन्हें रियलाइज होता कि उनका इनिशियल असम्पशन गलत था। लेकिन वो बस कंफर्मिंग सीक्वेंसेस ट्राई करते रहे और गलत कंक्लूजन पर कॉन्फिडेंट रहे। तुम्हारी लाइफ में ये कितनी बार होता है? तुम एक बिलीफ बनाते हो और फिर सिर्फ वही एविडेंस देखते हो जो उस बिलीफ को सपोर्ट करे। ऑपोजिट एविडेंस इग्नोर, चैलेंजिंग ओपिनियंस डिसमिस, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 1 अपने नैरेटिव को प्रोटेक्ट कर रहा है। कानमन का मैसेज, एक्टिवली सीक डिसकंफर्मिंग एविडेंस। अपने बिलीफ्स को चैलेंज करो, ऑपोजिट पर्सपेक्टिव्स ढूंढो, क्योंकि कॉन्फर्मेशन बायस तुम्हें एक बबल में बंद कर देता है और उस बबल में तुम्हें लगता है तुम सही हो, लेकिन बाहर का रियलिटी
डिफरेंट हो सकती है। 8. How judgments happen. अब तक तुमने देखा सिस्टम 1 फास्ट है, सिस्टम 1 ऑटोमेटिक है, लेकिन सिस्टम 1 बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो सवाल यह है, जब तुम कोई जजमेंट बनाते हो तो वो जजमेंट एक्चुअली कहां से आती है? सब्स्टिट्यूशन, एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। सब्स्टिट्यूशन, जब तुमसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हारा सिस्टम 1 ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन को एक ईजियर क्वेश्चन से रिप्लेस कर देता है और तुम ईजियर क्वेश्चन का आंसर दे देते हो बिना रियलाइज किए। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ हैप्पी आर यू विद योर लाइफ? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, पर्पस, सब कुछ। लेकिन सिस्टम 1 के लिए ये बहुत एफर्ट है, तो वो इसे सिंप्लीफाई कर देता है। Easier question, what's my mood right now? और तुम करंट मूड के बेसिस पर जवाब दे देते हो। अगर तुम अभी हैप्पी मूड में हो तो कहोगे I'm happy with my life. अगर अभी थोड़ा अपसेट हो तो कहोगे I'm not that happy. लेकिन सच में तुमने अपनी पूरी लाइफ इवैल्यूएट नहीं की, तुमने बस करंट फीलिंग रिपोर्ट कर दी। एक और एग्जाम्पल, should this politician be re-elected? Difficult question. तुम्हें पॉलिसीज एनालाइज करनी पड़ेगी, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। बट सिस्टम 1 सब्स्टिट्यूट्स इट विद डू आई लाइक दिस पॉलिटिशियन? अगर तुम्हें वो लाइकेबल लगता है तो वोट दे दोगे, अगर अनलाइकेबल है तो नहीं। ये सब्स्टिट्यूशन अनकॉन्शियस है। तुम्हें लगता है तुम कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम एक सिंपल फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। पॉलिटिशियंस ये समझते हैं, इसलिए वो पॉलिसी से ज्यादा पर्सनालिटी पर फोकस करते हैं, लाइकेबिलिटी, करिश्मा, रिलेटेबिलिटी, क्योंकि जनता पॉलिसीज डिटेल में इवैल्यूएट नहीं करती, जनता फीलिंग से वोट देती है। ये इंसान अच्छा लगता है और वो इनफ है। kahneman कहते हैं, बी अवेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो रुको, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो। एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, क्योंकि इजी आंसर शायद सही आंसर न हो। मेंटल शॉटगन, एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, मेंटल शॉटगन। तुम्हारा सिस्टम 1 सिर्फ एक चीज कंप्यूट नहीं करता, वो बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली कंप्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक फोटो दिखता है किसी इंसान का, तुम्हारा सिस्टम 1 तुरंत कंप्यूट करता है एज, एंडर, एंट्स। तुम्हें कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ता, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। ये पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत बार तुम्हें सिर्फ एक चीज कंप्यूट करनी होती है, लेकिन तुम्हारा सिस्टम 1 दूसरी चीजें भी कंप्यूट कर देता है और वो तुम्हारे जजमेंट को कंटैमिनेट कर देती हैं। एग्जाम्पल, एक स्टडी हुई थी, पार्टिसिपेंट्स को फोटोज दिखाए गए पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के। उनसे पूछा गया, ये कितना कॉम्पिटेंट लगता है? लोगों ने क्विकली जज कर लिया, ये कॉम्पिटेंट है, ये नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात, जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंट दिखते थे वो एक्चुअली इलेक्शंस में विन करते थे। लेकिन कॉम्पिटेंस और अपीयरेंस का कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिस्टम 1 ने अट्रैक्टिवनेस और कॉम्पिटेंस को लिंक कर दिया, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली कंप्यूट हो रहे थे और हेलो इफेक्ट बन गया। यही रीजन है कि गुड लुकिंग लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स को लीनियंट सेंटेंसेस मिलती है, कैरिज्मेटिक लीडर्स को ज्यादा ट्रस्ट मिलता है, चाहे उनकी एक्चुअल कॉम्पिटेंस कुछ भी हो। सोचो अपने जजमेंट्स के बारे में। जब तुम किसी को इंटरव्यू में इवैल्यूएट करते हो तो क्या तुम सिर्फ उनकी स्किल्स देख रहे हो या उनका अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल सब तुम्हें अफेक्ट कर रहा है? kahneman का लेसन, यू जज मोर देन यू इंटेंड टू। तुम्हारा मेंटल शॉटगन बहुत सारी चीजें कंप्यूट कर रहा है और वो सारी चीजें तुम्हारे फाइनल जजमेंट में लीक हो रही हैं। तो अवेयरनेस रखो, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो, कॉन्शियसली अनवांटेड बायसेस को फिल्टर करो। चैप्टर 9, आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन।
तुम्हें याद है सब्स्टिट्यूशन? डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब हम इसे और डिटेल में समझेंगे। द इफेक्ट ह्यूरिस्टिक। तुम्हारे डिसीजंस बहुत बार लॉजिक से नहीं, फीलिंग से होते हैं। इससे कहते हैं इफेक्ट ह्यूरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे पूछा गया, न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेंशन होना चाहिए? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तुम्हें साइंस समझनी पड़ेगी, रिस्क्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारा सिस्टम 1 इसे रिप्लेस करता है। मुझे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कैसा फील होता है? अगर तुम्हें न्यूक्लियर एनर्जी से डर लगता है तो कहोगे नो। अगर तुम्हें वो कूल लगता है तो कहोगे यस। तुमने एक्चुअल प्रोज कॉन्स एनालाइज नहीं किए, तुमने बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को 2 सिनेरियोज दिए गए। सिनेरियो A, technology X has high benefits and low risks. Scenario B, technology X has low benefits and high risks. Logically, ये separate dimensions है। एक टेक्नोलॉजी highly beneficial भी हो सकती है और risky भी। लेकिन लोग generally ऐसे नहीं सोचते। जब लोग किसी टेक्नोलॉजी को good मानते हैं, तो वो उसके risks को downplay करते हैं और benefits को exaggerate करते हैं। जब bad मानते हैं, तो risks exaggerate हो जाते हैं और benefits ignore हो जाते हैं। ये logical नहीं है, लेकिन emotional है। क्योंकि तुम्हारा overall feeling, positive या negative, तुम्हारे individual judgments को color कर देता है। Real life में ये बहुत common है। तुम एक कंपनी के फैन हो, तो उस कंपनी की हर चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है। प्रोडक्ट अच्छा, सर्विस अच्छी, CEO अच्छा। लेकिन अगर तुम्हें वो कंपनी पसंद नहीं, तो हर चीज़ में तुम फ्लॉज ढूंढोगे। kahneman का पॉइंट, फीलिंग्स कम फर्स्ट, लॉजिक कम्स लेटर। तुम अपने फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक यूज करते हो। तुम लॉजिक यूज करके फीलिंग्स नहीं बना रहे, उल्टा है प्रोसेस। तो ये थी जर्नी, तुम्हारे दिमाग के अंदर की जर्नी। तुमने देखा कि तुम्हारे पास 2 सिस्टम्स हैं, एक फास्ट है, एक स्लो है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों इम्परफेक्ट हैं। तुमने देखा कि तुम जितना सोचते हो उतने रैशनल नहीं हो। तुम्हारे डिसीजंस लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स से होते हैं। तुम्हारे जजमेंट्स एविडेंस से ज्यादा बायसेस से बनते हैं। लेकिन ये रियलाइजेशन डिप्रेसिंग नहीं है, ये लिबरेटिंग है। क्योंकि अब तुम जानते हो, अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस से इंप्रूवमेंट आती है। तुम अपने बायसेस को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तुम उन्हें चैलेंज कर सकते हो। तुम सिस्टम 2 को एक्टिवेट कर सकते हो जब जरूरी हो। तो अगली बार जब तुम कोई डिसीजन लो, रुको, सोचो, ये डिसीजन सिस्टम 1 ले रहा है या सिस्टम 2? मैं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर रहा? मेरे इमोशंस मुझे मिसलीड तो नहीं कर रहे? डैनियल कानमन ने यह किताब इसलिए लिखी ताकि लोग अपने दिमाग को थोड़ा बेटर समझ सकें, ताकि डिसीजंस थोड़े बेटर हो सकें, ताकि लाइफ थोड़ी ज्यादा इंटेंशनल हो सके। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुमने ये ऑडियो बुक सुनी, तुमने कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन असली काम अभी शुरू होता है, रियल लाइफ में इन्हें अप्लाई करना। तो चलो बाहर जाओ, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करो, अपने अजम्पशंस को चैलेंज करो। और याद रखना, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बेटर होना काफी है।